हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट। आज के इस वीडियो में हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है और किस एटम में ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमें ज्यादा देखने को मिलेगी, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो ज्यादा टेंडेंसी शो करते हैं इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर मिलाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चों आइए हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है बच्चों, उसका मतलब होता है कि एटम्स की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, इलेक्ट्रॉन को लेने की कितनी टेंडेंसी होती है। होता क्या है वो देखिए। मान लीजिए एक एटम है और इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। हमें पता है कि एटम के अंदर बच्चों बीच में न्यूक्लियस होता है जिसपे प्रोटॉन होते हैं और इस पे प्लस का चार्ज होता है, और प्लस जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लेकर खुश होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो एनर्जी जो है बच्चों निकालते हैं। जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है एटम्स की, वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, ज्यादा ऊर्जा निकालते हैं, और जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है वो कम एनर्जी रिलीज करते हैं। एक बात जो हमें यहाँ समझ में आई वो ये है कि इलेक्ट्रॉन लेने से, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की एफिनिटी है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, और कम इलेक्ट्रॉन लेने की एफिनिटी है तो वो कम एनर्जी रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बच्चों हम EA से भी मेंशन करते हैं शॉर्ट में। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एनर्जी है जो निकलती है जब एक इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करते हैं एटम में। और एटम हमारा कैसा होना चाहिए, मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी वाले वीडियो में बताया था कि एटम जो हम लेते हैं वो आइसोलेटेड लेते हैं, बिल्कुल अकेला एटम लेते हैं। न्यूट्रल होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए, उस पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, और वो गैसियस होना चाहिए। आइसोलेटेड अगर अकेला एटम हम देखेंगे तो हमें कहाँ मिलता है बच्चों, अकेला एटम जो होता है हमेशा गैसेस में मिलता है, क्योंकि गैसेस जो है वो आपस में बंद नहीं बनाती हैं। वहाँ अकेले एटम को लेकर स्टडी करना बहुत ही आसान होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अकेले एटम की स्टडी क्यों करनी है, क्योंकि जब बच्चों अकेला होता है एटम तो उसके ऊपर दूसरे एटम्स का कोई प्रभाव नहीं होता है, और उसकी सारी टेंडेंसीज, उसकी सारी प्रॉपर्टीज को स्टडी अगर हम करते हैं उस समय जब वो अकेला होता है, तो हमें सिर्फ उस पर्टिकुलर एटम के बारे में ही नॉलेज मिल पाती है, और बाकी एटम्स का उस पर क्या इफेक्ट होता है वो हमें वहां पे देखने को नहीं मिलता है। जो इलेक्ट्रॉन ये आता है एटम के अंदर, ये बच्चों वैलेंस सेल में आता है, संयोजकता कोश के अंदर आके बैठ जाता है। जब भी कोई प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं बच्चा, कोई भी गुण हम स्टडी करते हैं बच्चों, तो वो अकेले एटम के ऊपर हम स्टडी करते हैं, ग्रुप में नहीं लेते हैं, उसको बिल्कुल अकेला लेते हैं, उसको आइसोलेटेड फॉर्म में लेते हैं। और आइसोलेटेड एटम जो होता है हमेशा गैसीय स्टेट में, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। अकेले एटम का और ग्रुप ऑफ एटम का बिहेवियर जो है अलग अलग होता है। जो प्रॉपर्टीज हमें आइसोलेटेड अकेले एटम में देखने को मिलती हैं, वो प्रॉपर्टीज हमें ग्रुप ऑफ एटम में बिल्कुल अलग देखने को मिलती हैं। इसलिए सारी स्टडीज जो होती हैं, सारे एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं, वो सिंगल एटम के ऊपर किए जाते हैं। इसको हम मेजर करते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर हम एक एटम की बात करते हैं तो वह हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। अगर एक मोल ऑफ एटम की बात करते हैं तो वहां हम किलो जूल एनर्जी की बात करते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं बच्चों, उस समय एक और टर्म हमें देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी कहते हैं। इसको हम डेल्टा HEG से दिखाते हैं। अब एक बात जो यहाँ उठती है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या सेम होती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को समझने के लिए। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को हम इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। हमने एक एटम लिया गैसियस अवस्था में, यहाँ मैं G लिख देती हूँ। इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया। जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, अभी भी मैंने आपको बताया है कि एनर्जी रिलीज होती है। A ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो A माइनस बन जाएगा और एनर्जी जो है वो निकलेगी। 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसने निकाली। A माइनस को हम एनायन कहते हैं, ऋणायन भी कहते हैं इसे। तो जो बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारी निकली है, ये हमारी होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन उसने लिया और इतनी एनर्जी हमारी निकली। अगर इसी टर्म्स में हम बात करते हैं डेल्टा HEG की, जिसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कह रहे थे, तो उसकी वैल्यू बच्चों बिल्कुल सेम होती है, सिर्फ इसका निशान जो है नेगेटिव हो जाता है। -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगी वो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, और +8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो थी वो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज है, निकलती है, ये क्वांटिटी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस में होती है, दोनों की वैल्यू सेम होती है, निशान माइनस का होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। यहाँ पे जो एनर्जी बच्चों निकल रही थी, तो इसको हम एक्सोथर्मिक प्लस एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो था बच्चों हमारा,
वह ऊष्मा निकल रही है, इसलिए इसको ऊष्माक्षेपी क्रिया भी कह सकते हैं। और जब ऊष्मा निकलती है बच्चों, हम आपको पता है कि उसको नेगेटिव निशान से डिनोट करते हैं, तो डेल्टा HEG हमारा नेगेटिव हो जाएगा। इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो सिंपली एक क्वांटिटी होती है। अगर उसी को हम एनर्जी के टर्म्स में, कितनी एनर्जी निकल रही है, ली जा रही है, उस टर्म्स में देखेंगे तो उसको इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम कहेंगे। डेल्टा H जो होता है वो एंथैल्पी को शो करता है। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल रही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम निशान बच्चों माइनस का लगाते हैं, और माइनस है इसलिए डेल्टा EG का निशान जो है बच्चों माइनस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है बच्चों हमेशा प्लस में आता है हमारा, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है मैक्सिमम केसेस में हमारा माइनस में आता है। हमेशा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का साइन जो होता है, निशान जो होता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के निशान से अपोजिट ही देखने को मिलेगा। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी छोटा सा डिफरेंस जो है इन दोनों के बीच में वो आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो एक टर्म है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो ऊष्मा है, हीट है जो उस एनर्जी रिएक्शन में निकल रही है। अब आगे वाली स्लाइड में हम बच्चों सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्रमगत इलेक्ट्रॉन एफिनिटी E1, EA2 और EA3 के बारे में पढ़ेंगे। जब हमने आयोनाइजेशन एनर्जी का वीडियो देखा था तो उसमें भी हमने फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड, थर्ड सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा था। यहाँ भी हम एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, 3 लेगा तो थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम उसे कह सकते हैं। जनरली इसी में से एग्जाम्स में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें एग्जाम्पल्स जो है बच्चों यहाँ से देखने को मिलते हैं। एक एटम है A, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक एनायन बन गया A-, और जो एनर्जी निकली उसको हम बोलेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट। अब ये जो A- है, इसके ऊपर माइनस का निशान है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया। अब क्योंकि इसके ऊपर पहले से ही माइनस का निशान है तो जनरली इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, लेकिन अगर फिर भी हम जबरदस्ती देना चाहें तो हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट जो होती है वो एनर्जी निकलती है, प्लस का निशान होता है इसमें। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड है, क्योंकि पहले से ही उस एनायन पे माइनस का निशान है, उसको हम एक इलेक्ट्रॉन और दे रहे हैं, तो ये हमारी नेगेटिव होती है। और थर्ड वाला जो है, मान लीजिए उसको हमने एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया, पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, ये इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, तीसरा जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ रहा है उसके साथ, तो इसको हमें और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए। तो हमने देखा था कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, और उसके आगे आने वाली इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज जो होंगी वो हमेशा नेगेटिव होंगी। तो सेकंड और थर्ड जो होती हैं ये हमेशा नेगेटिव होंगी, और फर्स्ट जो होगी बच्चों ये हमेशा पॉजिटिव होगी, मतलब ये निकलेगी, और सेकंड और थर्ड वाली है बच्चों हमें देनी पड़ेगी अंदर। आगे आने वाली स्लाइड में बच्चों कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम इसके। मान लीजिए एक एटम है जिसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया है, तो ये एनायन के फॉर्म में बन गया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट, ये हमने बताया था भी आपको, हमेशा पॉजिटिव होगी। फिर हमने एक इलेक्ट्रॉन और जो है बच्चों इस एनायन में ऐड कर दिया, X2- हो गया, ये हमेशा नेगेटिव होगी। हम इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो हमारा आंसर जो है नेगेटिव में ही आता है हमेशा, क्योंकि सेकंड वाली जो होती है बच्चों हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड, वो हमेशा बहुत ज़्यादा नेगेटिव में होती है। अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि कोई एटम है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उसकी एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाली जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हमेशा नेगेटिव ही आएगी। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 जो है इसकी वैल्यू हमेशा 0 से कम आएगी। अगर इसी चीज को बच्चों हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टर्म्स में देखेंगे तो हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने अभी भी पिछले वाली स्लाइड में देखा था कि उसकी वैल्यू जो होती है बच्चों, निशान जो होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अपोजिट होता है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं डेल्टा HEG1 और डेल्टा HEG2 के टर्म्स में लिख दूं तो ये हमेशा उल्टा होगा, तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड जो होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट से कम होती है, और जो मैग्नीट्यूड होता है अगर इसको हम 10 लेते हैं तो इसका -12 होगा हमेशा। और दोनों को जब सॉल्व करते हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट और सेकंड, तो हमारा आंसर हमेशा नेगेटिव में ही निकलता है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगा बच्चों वो हमारा पॉजिटिव में निकलेगा। दोनों के निशान जो होते हैं अपोजिट होते हैं। दूसरी एनर्जी इतनी नेगेटिव होती है कि पहले वाले का निशान भी हमारा कैंसिल हो जाता है और आंसर हमारा माइनस में ही निकलता है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। नाइट्रोजन के अंदर बच्चों हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हैं, तो हमारा N3- बन गया। इसके लिए एक रूल आप याद रखेंगे, जब भी कोई पॉलीवैलेंट बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जिसकी वैलेंसी में हम ऐड कर रहे हैं, जिसकी वैलेंसी हम बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे N था, इसको N3- कर दिया हमने 3 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करके, उसके लिए डेल्टा Hg हमेशा ग्रेटर देन बच्चों 0 होगा। 0 से बड़ा जो है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की वैल्यू आएगी। इस रिएक्शन को बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो हमारा बन गया N-,
और हमारा जो निकलेगा बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट ये निकलेगी, इसका निशान हमारा पॉजिटिव होता है। इसके बाद में हमने N माइनस के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया तो हमारा N2 माइनस हो गया। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड यहाँ काम आएगी जो कि नेगेटिव होती है। फिर हमने N2 माइनस के अंदर बच्चों एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ा होगा, तब हमारा जाके जो है N3 माइनस बना होगा और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ काम आएगी उसको हम EA3 लिखेंगे। इसकी वैल्यू भी बच्चों नेगेटिव होती है। इन तीनों को हम जब ऐड करेंगे, इस रिएक्शन को हम ऐड कर लेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं N+3 इलेक्ट्रॉन। अब इन तीनों की वैल्यूज जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की इसको हम ऐड करेंगे और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड को हम इसके साथ जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर जो होता है बच्चों हमेशा लेस देन 0 आता है, 0 से कम आता है क्योंकि वैल्यू हमारी होती है बच्चों नेगेटिव में। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव में है तो हमारी डेल्टा HEG जिसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं, वो हमेशा आएगी हमारी ग्रेटर देन 0। इस रिएक्शन की हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई नेगेटिव लेस देन 0 और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी हो जाएगी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। एक एग्जाम्पल बच्चों आगे आने वाली स्लाइड में हम और देख लेते हैं। ऑक्सीजन है, इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये O माइनस बन गया, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया, O2 माइनस बन गया। फर्स्ट केस में जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट जो है पॉजिटिव आएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड जो है नेगेटिव आएगी। इन दोनों को हम ऐड करते हैं। हमने अभी भी देखा था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड जो होती है इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव में ज़्यादा आती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट में जिसकी वैल्यू जो होती है पॉजिटिव होती है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड वाइज जो है ये भी कम होती है। ये 10 आएगी तो ये हमेशा इससे ज़्यादा आएगी, 12 आएगी। निशान इसका प्लस का होगा, इसका माइनस का होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि दोनों में से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड में से किसकी वैल्यू ज़्यादा है मैग्नीट्यूड वाइज, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड की होगी क्योंकि आप देख रहे हैं 12 है, यहाँ 10 है। हमें प्लस माइनस का निशान मैग्नीट्यूड देखते वक्त नहीं देखना है। तो इसका टोटल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम निकालते हैं EA1 प्लस EA2, तो ये हमेशा बच्चों लेस देन 0 आएगी। और वहीं पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगा वो इसका अपोजिट हो जाएगा, मोर देन 0 आ जाएगी। एक एग्जांपल और देखिए, S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए हमने, S ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, S2 माइनस बन गया। इसके लिए भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी बच्चों ये लेस देन 0 होगी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी वो ग्रेटर देन 0 इसके लिए हो जाएगी। ये जो ऊपर क्वेश्चन हमने लिया एग्जाम्पल 3 जो लिया है हमने, उसको हम डायरेक्टली इस तरह से भी लिख सकते हैं। ऑक्सीजन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, ये पॉलीवैलेंट बन रहा है, इसकी संयोजकता जो है 2 से बढ़ गई है, तो इसके लिए हमेशा डेल्टा HEG का मान ग्रेटर देन 0 आएगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी टोटल वो लेस देन 0 होगी। आगे आने वाली स्लाइड्स में बच्चों हम फैक्टर्स देख लेंगे जिस पे ये डिपेंड करती है। पहला फैक्टर जो है बच्चों एटॉमिक साइज है। हमने देखा है कि जब एटॉमिक साइज बढ़ती है बच्चों, जब साइज बढ़ेगी, एटम का साइज बड़ा हो गया, जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा वो न्यूक्लियस से दूर होगा, न्यूक्लियस का प्लस का निशान जो है उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बच्चों हमारी घट जाएगी। नीचे के एरो का मतलब है घटना और ऊपर वाले एरो का मतलब है बच्चों बढ़ना। परमाणु त्रिज्या अगर हमारी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बच्चों हमारी उस इलेक्ट्रॉन को जो कि बाहर से आ रहा है वैलेंस शेल में, इसको खींचने की कैपेसिटी न्यूक्लियस की घट जाएगी क्योंकि वो कक्षक जहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा वो न्यूक्लियस से दूर है। तो इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज के। परमाणुवीय आकार जो है जब वो घटेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, इसका मतलब एटॉमिक साइज परमाणुवीय आकार बड़ा है। अगला फैक्टर जो है बच्चों न्यूक्लियर चार्ज है। हमें पता है कि न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है प्रोटॉन्स के कारण, जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे उतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा। प्लस का निशान बच्चों जितना ज़्यादा होगा उतनी ही आसानी से वो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल में संयोजकता कोश में अपनी तरफ खींच लेगा, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज जो है, नाभिकीय आवेश जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। आगे वाले स्लाइड्स में बच्चों कुछ फैक्टर जो है हम और देख लेते हैं। थर्ड फैक्टर जो हमने आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में भी किया था वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हमने वहाँ भी बच्चों बात की थी कि अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो न तो वो इलेक्ट्रॉन देगा न वो इलेक्ट्रॉन लेगा। यहाँ हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं जिसमें एक नया इलेक्ट्रॉन आके बाहर से ऐड हो रहा है। तो अगर स्टेबल विन्यास है हमारे पास में तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा। अब बात ये उठती है कि बच्चों स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता कौन सा है, आधा भरा हुआ और जो पूरा भरा हुआ होता है बच्चों
वो हमारा स्टेबल और स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसे हम कहते हैं वो हो सकता है। आधा भरा हुआ जो होता है बच्चों हमारा P में 3 इलेक्ट्रॉन हो, D में 5 हो, F में 7 इलेक्ट्रॉन हो, इसको हम आधा भरा हुआ कहेंगे। और पूरा भरा हुआ जो होता है P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन, F में 14 इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारा फुलफिल्ड है। आधा भरा हुआ और पूरा भरा हुआ दोनों ही हमारा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसमें से इलेक्ट्रॉन न तो आसानी से निकलता है और न ही आसानी से इसमें ऐड होता है। तो ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उन केसेस में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाने वाले जो एटम्स होते हैं वहाँ पे हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है बच्चों कम हो जाएगी। ऐसे एटम्स जिनमें स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आधा भरा हुआ कक्षक है या पूरा भरा हुआ कक्षक है, वो इलेक्ट्रॉन को लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, इसलिए हमारी वहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम देखने को हमें मिलेगी। अब बच्चों हम देख लेते हैं आगे आने वाली स्लाइड्स में किस तरह पीरियड्स और ग्रुप्स में जो हम जाएंगे उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसमें हमें किस तरह का ट्रेंड देखने को मिलेगा, वो बढ़ेगी या घटेगी, वो हम देखते हैं। अगर हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं पीरियड में, आवर्त में, तो हमें पता है कि लेफ्ट से राइट में जाने में बच्चों न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है जिसको हम Z कहते हैं। Z हमारा होता है न्यूक्लियर चार्ज, नाभिक पे आने वाला आवेश जो कि प्रोटॉन्स के कारण होता है। जब लेफ्ट से राइट पे जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, प्लस का निशान बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है उसको खींचने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बच्चों हमारी बढ़ जाएगी। यही ट्रेंड जो है हमें बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में अगर आपको ध्यान है देखने को मिला था कि जब लेफ्ट से राइट में जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के कारण हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी भी हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको आयोनाइजेशन एनर्जी के कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हैं तो वो मेरे चैनल पे जाके आयोनाइजेशन एनर्जी के वीडियोस देख सकते हैं, उससे आपके सारे कंसेप्ट जो है बच्चों क्लियर हो जाएंगे। डाउन अ ग्रुप, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है बढ़ती है, वो देख लेते हैं। हमने देखा था बच्चों कि नीचे जाते वक्त हमारे शेल की संख्या, कक्षकों की संख्या बढ़ती है, एटॉमिक साइज जो है, परमाणुवीय आकार जो है बच्चों हमारा बढ़ता है। ऊपर वाली एरो जो है जिसका हेड, जिसका सिर ऊपर की तरफ है, वो एरो बच्चों बढ़ने को इंडिकेट करती है और नीचे एरो जिसका हेड है वो हमारा घटने को इंडिकेट करती है। एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो बच्चों न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे कम लग पाएगा क्योंकि साइज जो है बड़ा है। जो न्यूक्लियस बिल्कुल अंदर की तरफ रह गया, अब वो इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं होगा तो एनर्जी नहीं निकलेगी। इस निकलने वाली एनर्जी को ही हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह रहे थे। एनर्जी नहीं निकल पा रही है इसलिए हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है बच्चों कम हो जाएगी। तो हमने देखा कि लेफ्ट से राइट में जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है बच्चों बढ़ती है और ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज के बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी घट जाती है। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है वही ट्रेंड हमें बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी में भी, अगर आपको याद है, देखने को मिला था। कुछ पीरियड्स के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं जहां हमें अपवाद, एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। पीरियड 2 में हमारा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन आता है। अभी हमने देखा था कि जब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं बच्चों न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है हमारा, जिसको हम Z से डिनोट कर रहे थे। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के कारण हमने देखा था बच्चों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो थी वो भी हमारी बढ़ रही थी। न्यूक्लियस पे प्लस का निशान बढ़ रहा था तो इलेक्ट्रॉन को उसको खींचने की कैपेसिटी भी हमारी बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन जब पीरियड सेकंड में हम जाते हैं तो हमें जो ट्रेंड है, जैसा कि हमारा न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से होना चाहिए था, सबसे ज़्यादा जो है हमारी नियॉन की होनी चाहिए थी, फिर फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, कार्बन की, बोरॉन की, बेरिलियम और लिथियम की होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा ट्रेंड जो हमें देखने को नहीं मिलता है। जो जनरल ट्रेंड होता है वो ये होना चाहिए था, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पे हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण जो है हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़नी चाहिए थी, तो ये ट्रेंड हमें देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहला केस तो हमें यहाँ देखने को मिलता है, नियॉन के अंदर बच्चों पूरा भरा हुआ कक्षक है, पूरा भरा हुआ कक्षक है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है नहीं लेगा। तो पहला एक्सेप्शन जो अपवाद हमें यहाँ देखने को मिलता है। दूसरे एक्सेप्शंस जो है इस पीरियड में जो हमें देखने को मिलेंगे उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना जरूरी है। लिथियम का एटॉमिक नंबर जो है 3 है बच्चों, 3 है तो इसका हो जाएगा 1s2 2s1। बेरिलियम का हो जाएगा 1s2 2s2। बोरॉन का हो जाएगा 1s2 2s2 2p1। कार्बन का 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन हो जाएगा 1s2 2s2 2p4।
फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5 हो जाएगा, और नियॉन जो है हमारी इनर्ट गैस, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। अभी बच्चों जब हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात की थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को प्रभावित करने वाले कारक, तो हमने वहाँ पूरा भरा हुआ कक्षक और आधे भरे हुए कक्षक की बात की थी। यहाँ हमें पूरा भरा हुआ कक्षक दिख रहा है, ये हमारा आधा भरा हुआ कक्षक है, ये भी हमारा पूरा भरा हुआ कक्षक है। तो जो पूरे भरे हुए कक्षक होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बच्चों हमेशा कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं लेते हैं ये। अब क्योंकि बेरिलियम जो है बच्चों हमारा पूरा भरा हुआ कक्षक है, नाइट्रोजन आधा भरा हुआ कक्षक है, नियॉन जो है हमारा पूरा भरा हुआ कक्षक है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेंगे। तो जो हमारी सीरीज हो जाएगी, पहला आ जाएगा बच्चों नियॉन, उसके बाद में हमारा आ जाएगा नाइट्रोजन, सबसे कम जो है नियॉन इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा, उसके बाद नाइट्रोजन का नंबर आएगा, फिर हमारा बेरिलियम हो जाएगा, फिर लिथियम हो जाएगा, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये ट्रेंड भी बच्चों हमें देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे एक छोटा सा गड़बड़ जो है बच्चों और देखने को हमें मिलती है। जो बोरॉन है बच्चों हमारा, इसमें बच्चों हमारा 2p1 है, और लिथियम जो है बच्चों यहाँ 2s1 है। लिथियम जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 पूरा भर जाएगा। बोरॉन अगर एक इलेक्ट्रॉन और लेगा तो कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो जाएगा 2p2। ये वाला हमारा फुल फिल्ड हो गया, पूरा भरा हुआ है। तो जब हम सीरीज लिखेंगे तो हमारा लिथियम जो है बच्चों बोरॉन के आगे चला जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये स्टेबल बन रहा है, पूरा भरा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा है। तो जो हमारा एक्चुअल आंसर होता है सीरीज का, वो नियॉन, नाइट्रोजन, बेरिलियम, अब बोरॉन आएगा, फिर हमारा लिथियम आता है, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि लिथियम जो है बोरॉन के बाद में क्यों आया है, बोरॉन जो है लिथियम के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन कम क्यों लेता है। लिथियम जो है एक इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेता है, इसलिए आसानी से जल्दी से वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी बोरॉन के कंपैरिजन में बच्चों ज़्यादा है। जब बच्चों एक्सपेरिमेंटली इनके सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज़ निकाली गई, तो वैल्यूज़ देखकर ही ये सीरीज़ जो हमारी बन पाती है। और जब एक बार हम वैल्यूज़ देख लेते हैं, उसके बाद उनको वैल्यूज़ के हिसाब से जो है सीरीज़ में लगा लेते हैं, और उसके बाद में ऐसा क्यों हुआ उसके रीजंस को हम खोजने की कोशिश करते हैं। कुछ क्वेश्चंस बच्चों और देखेंगे हम आगे आने वाले स्लाइड में। क्वेश्चन आपको आता है कि लिथियम और बोरॉन में से कौन ज़्यादा स्टेबल है। Li- है एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में, B- है एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन ने भी ले लिया। कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं इसका बच्चों पहले। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s1, ये बच्चों हमारा लिथियम का है। Li- का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2। बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन बच्चों हमारा होता है 1s2 2s2 2p1, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, B- बन गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 और हो जाएगा हमारा 2p2। अब जो है इलेक्ट्रॉन आसानी से कौन ले लेगा, क्योंकि हमारा लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लेने से इसका कक्षक पूरा भर गया, तो लिथियम हमारा आसानी से ले लेगा इलेक्ट्रॉन और Li- बन जाएगा। तो बच्चों कौन स्टेबल होगा, Li- ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसके पास में पूरा भरा हुआ ऑर्बिट है, पूरा भरा हुआ कक्षक है। और जबकि B- जो है इसने इलेक्ट्रॉन तो ले लिया, लेकिन इसमें कक्षक जो है P वाला न तो वो आधा भर पाया न वो पूरा भर पाया। एक क्वेश्चन बच्चों और देखिए कि इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों आसानी से कौन लूज कर देगा, वो देखिए। Li- का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा था बच्चों 1s2 था और 2s2 था, और B- जो था बच्चों उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 2s2 और 2p2। दोनों में से आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा, B- दे देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि न तो ये आधा भरा हुआ कक्षक है न ये पूरा भरा हुआ कक्षक है, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। Li- जो है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसमें कक्षक जो है वो पूरा भरा हुआ है। तो जो स्टेबल होते हैं वो न तो आसानी से बच्चों इलेक्ट्रॉन लेते हैं और न ही आसानी से इलेक्ट्रॉन देते हैं। कुछ एक्सेप्शंस बच्चों ग्रुप की देख लेते हैं हम आगे आने वाली स्लाइड्स में। 17th ग्रुप है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वाला। हमें पता है कि जब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारे कक्षकों की संख्या बढ़ती है, एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो हमें पता है कि बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि कक्षक जो है बिल्कुल बहुत दूर हो जाते हैं न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस का प्लस का निशान उस कक्षक में, उस ऑर्बिट में आने वाले इलेक्ट्रॉन पे नहीं लग पाता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाता है बड़ी साइज होने के कारण।
तो हम ट्रेंड अगर बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे कौन सा ट्रेंड हमें देखने को मिलता है, तो ये वाला ट्रेंड हमें देखने को मिलना चाहिए था। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है होनी चाहिए फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की होनी चाहिए, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की होनी चाहिए, क्योंकि सबसे छोटी साइज़ हमारे बच्चों फ्लोरीन की होती है, तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी तरफ खींच लेगा। लेकिन ये ट्रेंड बच्चों हमें देखने को नहीं मिलता है। जो ऑर्डर होता है हमारा, वो ओरिजिनल ऑर्डर क्या होता है वो देखिए। क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ, ब्रोमीन उसके बाद में आएगा और फिर हमारा आयोडीन आएगा। ऐसा क्यों होता है बच्चों वो देखिए। हमने देखा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है, जो इलेक्ट्रॉन बच्चों बॉन्ड बना रहा है उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी को बच्चों हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, जो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एनर्जी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, बंद वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। और क्लोरीन जो होता है बच्चों, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रॉन को खींच कर अपने पास में रखना। फ्लोरीन जो होता है उसका साइज़ छोटा होता है, वो इलेक्ट्रॉन को खींच तो लेता है लेकिन उसको अपने पास में रख नहीं पाता, उसके पास जगह नहीं होती है रखने के लिए। क्लोरीन जो होता है उसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी होती है, वो इलेक्ट्रॉन को खींच भी लेता है और काफ़ी देर तक अपने पास उसको रख भी सकता है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में हमें कंपटीशन देखने को मिलता है। फ्लोरीन के अंदर सिर्फ कैपेसिटी होती है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है क्योंकि ये साइज़ छोटा होता है, इसका इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आसानी से खींच सकता है। क्लोरीन जो होता है उसका साइज़ फ्लोरीन की कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन उसके पास जगह है उस खींचे हुए इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर अपने पास में रखने की। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जब हम क्लोरीन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ लेते हैं तो हम देखते हैं कि क्लोरीन जो है उसकी साइज फ्लोरीन की कंपैरिजन में थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास में रख सकता है, इसके पास रखने की जगह है, तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी तरफ खींच भी लेगा और रख भी लेगा। इसीलिए क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन से आगे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी के केस में। तो जो वर्ड है एक्सेप्ट करना, अपनी तरफ खींचना और उसको खींच कर रखना, दोनों में बहुत कम डिफरेंस है। अट्रैक्ट माने सिर्फ खींचना, जो कि कौन करता है बच्चों, फ्लोरीन करता है। और एक्सेप्ट मतलब होता है खींच कर अपने पास में रखना, उसको खींचना भी और पास में रखना। पास में रखने के लिए बच्चों उसके पास जगह होनी चाहिए, उसका कमरा थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जो कि क्लोरीन के केस में हमें देखने को मिलता है। ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16 में बच्चों इस तरह का हमें एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। कार्बन और सिलिकॉन है, वही केस है जो बच्चों फ्लोरीन और क्लोरीन का केस है। सिलिकॉन हमारा ऊपर आ जाएगा, कार्बन, जर्मेनियम, न, पास, सब, बकवास, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। इसमें भी फॉस्फरस जो है हमारा बच्चों आगे आ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को खींच कर अपने पास में रख सकता है नाइट्रोजन की कंपैरिजन में। और बाकी के हम इसको एज यूजुअल ट्रेंड जो है उसके हिसाब से रख देंगे। ग्रुप 16 में बच्चों थोड़ा सा हमें चेंज और देखने को मिलेगा। हमें पता है कि सल्फर की साइज़ बच्चों ऑक्सीजन से बड़ी है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ज़्यादा होगी। जब सल्फर और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बच्चों हम आपस में कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि सल्फर जो होता है इलेक्ट्रॉन को खींच कर अपने पास रख सकता है, उसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी है। लेकिन एक चीज़ हमें और जो रूल यहाँ याद रखना है कि ऑक्सीजन जो होता है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने ग्रुप में सबसे कम होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ये लिख रही हूँ, सबसे लास्ट में ये आएगा बच्चों। ये 16th ग्रुप के समय आपको याद रखना है। सल्फर की ऑक्सीजन से ज़्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन की अपने ग्रुप में सबसे कम होती है बच्चों। तो ट्रेंड क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, सल्फर, सिलेनियम, पोलिनियम, क्योंकि बच्चों रेडियो एक्टिव है तो उसको हम नहीं लेंगे, और फिर ऑक्सीजन हमारा आ जाएगा। ये ट्रेंड हमें देखने को मिलता है बच्चों। उम्मीद करती हूँ आपको ये 14, 15, 16 जो है तीनों ग्रुप्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड जो है आपकी समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल देखते हैं अपन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बढ़ते क्रम में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है बच्चों सबसे ज़्यादा है वो लिखनी है हमें। ग्रुप 16 जो है बच्चों उसमें ऑक्सीजन सल्फर है हमारे, और ग्रुप 17 जो है ये हमारे क्लोरीन और आयोडीन वाले ग्रुप हैं। अभी हमने देखा था कि जब ऑक्सीजन और सल्फर की कंपेयर करते हैं तो सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, और यहाँ पे जो हमने देखा था क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, फिर फ्लोरीन की होती है, फिर ब्रोमीन की होती है और फिर आयोडीन की होती है।
हम दो अलग अलग ग्रुप बच्चों आपस में कंपेयर कर रहे हैं। जब कभी ऐसे क्वेश्चंस आए जिसमें दो अलग अलग ग्रुप के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आपको कंपेयर करना हो, तो एक रूल जो है बच्चों आप याद रखेंगे कि 17th ग्रुप जो होता है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी भी एलिमेंट की हम बात करें वो हमेशा ग्रुप 16 के किसी भी एलिमेंट से ज़्यादा होगी। इस रूल को याद रख लेंगे हमेशा के लिए कि ग्रुप 17 के किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 16 के किसी भी एलिमेंट से ज़्यादा होगी। तो हमारी सीरीज़ क्या बन जाएगी बच्चों? क्लोरीन, आयोडीन, सल्फर। अगर हम बच्चों सल्फर को जिसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ग्रुप 16 में और आयोडीन को जिसकी सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ग्रुप 17 में, अगर इन दोनों को भी हम कंपेयर करते हैं तो ग्रुप 17 वाला एलिमेंट जो है बच्चों उसी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 16 वाले एलिमेंट से ज़्यादा होगी। अगर ये बच्चों हम देख लेते हैं सल्फर, क्लोरीन और यहाँ पे अगर ब्रोमीन होगा तो हमें पता है कि इन दोनों में से सल्फर की ज़्यादा है और क्लोरीन और ब्रोमीन की जब कंपेयर करेंगे तो हमें पता है क्लोरीन की ज़्यादा है ब्रोमीन से। अब इन दोनों ग्रुप्स को अगर कंपेयर करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर और ऑक्सीजन। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला वीडियो समझ में आया होगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों।